everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for IAS. So welcome to another part of your answer analysis of General Studies paper of this year, that is 2025 for UPSC. और अभी बेटा 3 हम कर चुके हैं. इसमें पहले पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन किया, देन इन सेकेंड पार्ट वी कवर्ड हिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट में ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. तो चलो जल्दी से अब करते हैं इकोनॉमी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन. और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इकोनॉमी के. कंपैरेटिवली इसको इजी बोलेंगे बिकॉज इकोनॉमी में कई बार बहुत टफ क्वेश्चंस भी रहे हैं. और अभी जैसे कि यूपीएससी को आदत है कि वो आपके सामने काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट करती है, तो स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए ही कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स आपको आ गए हों और बहुत टफ रहे होंगे. इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना के दी गई है, जबकि इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि दीज आर क्वाइट इजी बिकॉज बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके ये क्वेश्चन है. ऐसा कुछ नहीं है कि एक नया फॉर्मेट कोई न्यूमेरल्स का जो है वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ऐसा आ गया है. तो चीज़ें ध्यान देते हैं. सो हमारा इकोनॉमी का आज का जो है इसमें हमारे सेट बी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर 11th क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है कि सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़. रेवेन्यू रिसीट आपने जो कमाया 60,000 करोड़. गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग, आपने उधार लिया 10,000 करोड़ का. उसके साथ आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो 6,000 करोड़ का. तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. रेवेन्यू डेफिसिट इस हिसाब से 20,000 करोड़ है. कैसे, क्या ये सही है? हमने कितना खर्चा किया 80,000 करोड़ और हमने एक्चुअली कितना कमाया है, रिसीट कितनी है 60,000 करोड़. तो 80,000 माइनस 60,000 हमें घाटा पड़ रहा है, डेफिसिट है, तो ये रेवेन्यू ही है. कैपिटल की बात यहाँ पे आई नहीं है, कैपिटल रिसीट की बात ही नहीं है. सो इन दैट सेंस रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ है. यस, दिस इज योर राइट आंसर. सेकेंड में जाते हैं. फिस्कल डेफिसिट इज रुपीज 10,000 करोड़. अब 20,000 रेवेन्यू था, क्योंकि अब आपने 10,000 बोरोइंग भी की है, तो एक्चुअली ये 10,000 आपने उधार लिया, आपकी खुद की कमाई में से नहीं है. तो 20,000 में से आगे हम 10,000 माइनस करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा क्या आता है फिस्कल डेफिसिट, दैट इज योर 10,000. दिस इज अगेन राइट. देन प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000. 10,000 आपका फिस्कल डेफिसिट है. अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो प्राइमरी डेफिसिट में हम क्या करते हैं, जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट है इसमें से हम माइनस कर देते हैं आपकी क्या इंटरेस्ट पेमेंट्स. क्यों? क्योंकि वो आपकी गवर्नमेंट ने ली है. लोन आपकी लॉन्ग टर्म होते हैं गवर्नमेंट्स के, तो पिछली गवर्नमेंट्स ने जो लोन लिया उसका आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. तो इस वजह से ये डेफिसिट आपकी गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, इसको हम आपका प्राइमरी डेफिसिट मानते हैं. तो ये हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट कितना था, वो हमारा 10,000 करोड़ था. माइनस अगर इसमें से हम 6,000 करोड़ जो है वो माइनस कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विद 4,000 करोड़. सो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है. सो क्वाइट इजी क्वेश्चन. इन दैट सेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी. सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा. 15 क्वेश्चन ऐसे लगता है कि आपके 11th क्वेश्चन की एक्सटेंशन है. वही बेसिक कंसेप्ट, आपको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट बताना है. यहाँ पे वैल्यू चेंज है. कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट सीधा बताया 50,000 करोड़. रिसीविंग जो है 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, and the country's interest liabilities are 1,500 crore. What is the gross primary deficit? तो अगर आप कमा रहे हो 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो हमें डेफिसिट क्रिएट करने ही नहीं वाला है बिकॉज ये तो आपने पैसा कमाया है. फिस्कल डेफिसिट है आपका और आपको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट बताना है. फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, तो इसमें भी हम फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे क्या, हमारी इंटरेस्ट लायबिलिटीज. तो 50,000 करोड़ में से अगर आप 1,500 माइनस करते हो, सो वी आर एंड अप विद 48,500 करोड़. सो इन दैट सेंस ए इज योर राइट आंसर. और बहुत ही इजी क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेटली हम इनको जो है वो काउंट करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, दिस इज योर 16th क्वेश्चन. नाउ विद रिगार्ड टू लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट योर 15th जो है वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट. तो उसमें रिकमेंडेशंस बतानी है. बहुत ज़्यादा ऑप्शन दी हैं. जब आपको 3 दिए हैं, 4 स्टेटमेंट्स में से 3 आपके कोड्स में आपको दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन वैसे ही हो जाता है. और आपको पूरा पढ़ने की भी समटाइम जरूरत नहीं होती बिकॉज कुछ चीज़ें किसी क्वेश्चन की जो है बहुत ही बेसिक से फोकल पॉइंट होते हैं. जैसे कि इसको देखते ही पहले अगर मैं ऊपर ध्यान दूँ, इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट फॉर 4,800 करोड़, 23 एंड 26 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स. इसको एजुकेशनल आउटकम, इसे फिर भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है. लेकिन एकदम से मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, और सेकंड स्टेटमेंट में दिख रहा है कि 45% जो है वो नेट प्रोसीड आपको दिया गया है. और ये इतना तो हर बच्चा याद करता ही है कि कितनी आपकी जो है वो वर्टिकल आपकी डेवोल्यूशन हो रही है. सो दिस इज नॉट 45%, एक्चुअली दिस इज 41%. और सेकेंड का मुझे पक्का पता चल रहा है कि ये गलत है. और 3 यहाँ पे हमें दे रखी हैं. 3 ऑप्शन में सही हैं ही, 3 आपकी स्टेटमेंट सही हैं.
सेकेंड को बाहर निकाल देते हैं, सेकेंड को बाहर निकाल देते हैं, सेकेंड को बाहर निकाल देते हैं, वी आर एंड अप विद सी, दैट इज 1, 3 and 4 बाउंड ऑप्शंस है वो सही होंगी ही होंगी, बाकी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है. सो सी इज योर राइट आंसर, दैट इज 1, 3 and 4, बिकॉज 2 जो है वो डेफिनेटली गलत है. नेक्स्ट पे चले अगर हम, तो ये भी अगेन इज वेरी इजी क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू IBRD. It provides loan and guarantees to middle income country. Yes, बहुत प्रोवाइड करता है, हम भी लेते हैं. It works single handedly to help developing countries. नहीं, बाकी एजेंसीज भी होती हैं, इसलिए सिंगल हैंडेड नहीं हो सकता. It was established to help Europe. Yes, ये ओरिजिनल, बिकॉज अभी आपका ये बहुत न्यूज में था, IBRD को लेके भी बहुत सारे आपके आर्टिकल्स आ रहे थे और उसमें बार बार इसी बात का जिक्र हो रहा था कि इनिशियली ये एजेंसीज तब बनी थी जब आपकी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और वर्ल्ड वॉर के बाद जो बर्बादी हुई उसको सेट करने के लिए ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ओरिजिन में आई थी. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो 1 and 3 में जाएंगे तो C is going to be the right answer here. Now coming to next question which is 18th question, और ये बेटा बहुत ही पुराने क्वेश्चन हैं हमारे, एज इट इज बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. दैट इज डिफरेंस बिटवीन योर RTGS एंड निफ्ट. और RTGS आपका रियल टाइम ट्रांजेक्शन होता है, इस सेटल जो है सेटलमेंट टाइम इंस्टेंटेनियस होता है जबकि निफ्ट का नहीं होता. यस, ये हमारी जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. और इसके बाद नेक्स्ट पे जाए, सेकेंड स्टेटमेंट में बता रहा है कि RTGS जो है कस्टमर को चार्जेस देने पड़ते हैं और किसके लिए, इनवर्ट ट्रांजेक्शन के लिए. इस पे ध्यान देना, इनवर्ट ट्रांजेक्शन के लिए चार्जेस नहीं देने पड़ते. तो इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है एंड आउटवर्ड के लिए होता है. एंड थर्ड इज ऑपरेटिंग आवर ऑफ RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज, while this is not true with NIFT. ये भी गलत है कि इसमें जो है आपके ऑपरेटिंग चार्जेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं. सो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. सो इन दैट सेंस A शुड बी द राइट आंसर ऑफ 18th क्वेश्चन. 19th पे जाते हैं बेटा. नाउ UPI कौन कौन से जो कंट्रीज हैं इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं. इसमें 7 कंट्रीज हैं जो यहाँ पे गिवन है. इसमें UAE है, फ्रांस है और सिंगापुर है. जर्मनी एंड बांग्लादेश नहीं है. सो 3 कंट्रीज आते हैं. इन दैट सेंस ओनली 3. सो B शुड बी द राइट आंसर हियर. और अगला देखते हैं हम. दिस इज वेरी इजी बिकॉज आपको पता है स्कीम पे क्वेश्चंस बनते ही हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इसमें रूफ टॉप्स पैनल्स लगाए जाते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर में. मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एम टू इम्पार्ट ट्रेनिंग. यस, इसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है. इसी वजह से स्किलिंग मैन पावर भी हो जाएगी. सो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है. सो हियर D इज द राइट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा 22nd क्वेश्चन सेट D के अंदर. अगेन सिंपल है, बहुत ही न्यूज में रहा. इकोनॉमी कंपैरेटिवली इजी आई है इस बार. सो इंडियन रेल ब्रांड मच इन न्यूज, फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन, बट ये बार बार हम देख रहे थे, क्लास में बहुत बार सुना भी. दिस इज 2030, 2028 नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. कवच जो है वो इंडिजिनस है, यहाँ पे जर्मनी की कोलैबोरेशन बता रहे हैं. सो दिस इज रॉन्ग. कवच जो है वो RFID टैक्स फिटेड ऑन टैक्सेशन. यस, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी डालता अपोजिशन में कि आप इसके ऊपर पैसा क्यों खर्च नहीं कर रहे हो, बिकॉज हमारे पास एक कवच सिस्टम की बहुत कमी थी जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए. तो इसी वजह से ही ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में बार बार आ रही थी. और यहाँ पे टैगलाइन क्या है, बिकॉज इसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बताना कि कौन सी नॉट करेक्ट है. तो करेक्ट में देखोगे तो सिर्फ एक ही है और इसी वजह से ऑप्शन से ही थोड़ी आंखें खुल जानी चाहिए, राइट, बिकॉज ये नॉट करेक्ट की बात कर रहा है. तो पहली और दूसरी नॉट करेक्ट है. सो इसलिए इसका आंसर जो है वो A यहाँ पे होना चाहिए बेटा. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा. अब हमारा इस D सेट के अंदर हम आ रहे हैं स्ट्रेट वे टू 51 क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे अब हमें इकोनॉमी नजर आ रही है. सो क्या पूछ रहा है वो हमसे कि रेफरेंस से भी ये बताइए कि इनमें से कौन सी है जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं. तो बॉन्ड्स और स्टॉक्स तो डेफिनेटली ये तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आते, ये ट्रेडिशनल में है. और हेज एंड वेंचर कैपिटल दोनों ही डेफिनेटली हमारे ऑल्टरनेटिव में आते हैं. सो इस वजह से 2 ऑप्शंस डेफिनेटली हमारी सही है. सही बतानी है तो ओनली 2. सो B शुड बी द राइट आंसर. 52nd क्वेश्चन हमारा इम्प्लाइड क्वेश्चन है कि RBI के सोर्स ऑफ इनकम बताइए. तो थोड़ा अगर RBI की एक्टिविटीज को जानते हैं तो अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये करता है RBI, तो ऑब्वियसली ये हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी डेफिनेटली करता है. पेंशन फंड मैनेजमेंट थोड़ा करता है लेकिन उससे कोई कमाई नहीं होने वाली है. प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को लेंडिंग देना RBI का काम नहीं है और ये वहां से पैसा कमाना नहीं है. प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी ये डेफिनेटली है. सो इन दैट सेंस आपका फर्स्ट, सेकंड और जो फिफ्थ है वो हमें सही नजर आ रहा है. सो दिस इज D. सो D शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
नाउ 53rd क्वेश्चन थोड़ा फनी भी है, लेकिन थोड़ा इसको ट्रिकी भी कह सकते हैं, बिकॉज इसकी फेस वैल्यू बहुत ही टफ है और जनरली इतना ध्यान से हम ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी मिनिस्ट्रीज पे फोकस नहीं करते, जबकि करना चाहिए। थोड़ा फोकस करते तो मे भी शायद कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, ठीक, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट फंक्शंस को छोड़ भी दे अगर हम इधर देखें, इंटरनल सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डेफिनेटली नहीं हो सकता। आपका जो है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी है, तो ये किसके अंडर होनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होनी चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस एंड आपका जनरल सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, ये दोनों के दोनों ही आपकी ये रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती हैं, और इनफैक्ट आपके ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के अंडर आती हैं, और इन दैट सेंस ये सभी के सभी गलत हो जाते हैं, सो नन इज द राइट आंसर। और कुछ बच्चे अगर इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आए हैं तो इवन देन आई से इट्स फाइन, अगर आप सेफली प्ले करना चाह रहे थे, थोड़ा हंच अगर यहाँ पे होता इस बात पे, और थोड़ा जब आपको मैंने कई बार बोला भी है, बाकी टीचर्स भी बोलते ही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंडर है, अक्सर आप कर लिया करिए। तो जिन्होंने उसको देखा है उनके लिए क्वेश्चन अगेन केक वॉक ही रहा होगा बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है थोड़ा अगर लॉजिक लगाएं तो। The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit BRSR, that is Business Responsibility and Sustainability Report। लेकिन बेटा अब यहाँ पे कंपनीज की बात हो रही है, तो आगे का काम कंपनीज के साथ, लिस्टेड कंपनीज के साथ कुछ भी नहीं है, जो सेबी है, तो ये बात गलत है। Then in India, companies submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. Yes, because financial और non-financial दोनों को लेके इस रिपोर्ट में होता है आपका। So इस तरह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट आपको सही बताना है, सेकंड स्टेटमेंट सही है तो B is the right answer। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिकॉज हमें पता है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल इनकम है एग्जेम्प्टेड होती है। इंडिया इनकम फ्रॉम वैलिड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, दिस इज राइट। In India, rural agricultural land is not considered a capital asset under the provision of the income tax 1961। तो इनकम टैक्स 1961 का इसको जो है वो कैपिटल असेट काउंट नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट सही है, बिकॉज ये इसको काउंट नहीं करता, इसी वजह से हमारी ये एग्जेम्प्टेड है। तो जिस दिन इसने काउंट करना शुरू किया उस दिन एग्जेम्प्टेड नहीं होगी, तो यस हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेन भी कर रही है सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को। सो ए शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस 55 क्वेश्चन। नाउ coming to the next question, that is 56th question। India has joined Mineral Security Partnership as a member। ये भी न्यूज में थी, इसीलिए पता होना चाहिए आपको। यस हमने ये ज्वाइन किया, दिस इज राइट। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। यस इसकी पूरी लिस्ट आई थी, पर मैंने बच्चों को बोला भी था कि इसको थोड़ा सा फोकस कर लो कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स हमारे कौन कौन से इसने आइडेंटिफाई किया। पार्लियामेंट ने 23 हैज अमेंडेड माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, बहुत न्यूज में रहा ये जब एक्ट जो है वो अमेंड किया गया। सो दिस इज ऑल्सो राइट। So in that sense D is the right answer of 56th question। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और ये वही नया पैटर्न जो हमारा है स्टेटमेंट्स वाला, जिसमें कि 3 स्टेटमेंट्स हैं, लास्ट 2 स्टेटमेंट्स को हमें बताना है। और ठीक है नया है बट सिंपल है, मुझे नहीं लगा कि कुछ टफ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। हाँ ये बात तो है, सही स्टेटमेंट वैसे भी आपको फर्स्ट सही दे रहा है। वो बॉन्ड होल्डर्स को जो है वो कम रिस्क उठाना पड़ता है स्टॉक होल्डर कंपैरिजन में, और रिटर्न जो है उनको ज्यादा मिलती है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। यस बॉन्ड होल्डर्स लेंडर है, इसी वजह से उनको रिटर्न मिलते हैं। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड, और रीपेमेंट के टाइम पे बिकॉज वो लेंडर है इसलिए उनको जो है वो पहले प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, और सेकंड थर्ड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कारण है जिसकी वजह से ही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म होती है। सो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो ए शुड बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं 58th क्वेश्चन को। नाउ 58th क्वेश्चन में फिर से स्टेटमेंट्स नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, कोडिंग वाला है। नाउ इंडिया काउंट्स फॉर वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली। यस ये हमारे पास बूम रहा है, ग्रेट बूम पीछे, लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेकंड इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रीसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज पीछे थोड़ा अप डाउन भी रहा, लेकिन रीसेंट पास्ट में हम रीसेंट पास्ट अब क्या हो सकता है, 2020 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है ना, तो इतना तो हम मानेंगे ही। तो कोरोना पीरियड बीच में आ रहा है, सो इन दैट सेंस यस हम इसको एक्सेप्ट करेंगे।
there is no regulatory body either to warn foreign investors about risks of option trading or to act on unregistered financial advisors in this regard. ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कह सकते हो कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज सेबी को डेफिनेटली हम काम बोलते हैं कि वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंट्रोल करती है, लेकिन जब कभी भी न्यूज आती है तो इसको और बेटर करने की बात कही जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे आई डोंट थिंक सो कि बिना एक्सेप्ट करे रह सकते हैं, इसमें हमें इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेबी। तो यहाँ पे आंसर डी होने के चांसेस ज्यादा है, बट हो सकता है कि इसमें इसको ना लिया जाए बिकॉज इसमें कंट्रोवर्सी रहती है, तो इन दैट सेंस आपका ए ऑप्शन भी हो सकता है। सो इट्स लिटिल बिट जो है कह सकते हो कंट्रोवर्शियल, बट आई विल से कि डी इज कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन, कि हम सेबी को इसके अंदर डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं बेटा। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी का आसान क्वेश्चन आया है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि हम उसमें वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, जितना ज़्यादा है वो हम उसको रीयूज कर रहे हैं, तो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेस कम करेगा, रिड्यूस करेगा रॉ मटेरियल एज अ इनपुट। यस, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। और सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज बिकॉज हम उसको रीयूज करते हैं, तो इस वजह से रॉ मटेरियल को रीयूज कर लिया आपने, वेस्टेज नहीं होने देंगे, और इसी वजह से ही आपकी एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है वो कम होती है सर्कुलर इकोनॉमी की वजह से। सो बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हम आते हैं 60th क्वेश्चन पे, जो कंपैरेटिवली आई थिंक इकोनॉमी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। Consider following statement: capital receipts create a liability or cause a reduction in the asset of the government. Capital receipt create a liability. जो भी हमें कैपिटल से पैसा आ रहा है, अब कैपिटल रिसीट आपकी दो तरह की हो सकती है, या तो आपने सामान को बेचा हो या फिर आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हो, तो इस वजह से ये लायबिलिटी है, और कॉजेज रिडक्शन, ये लायबिलिटी भी क्रिएट करती है इसी तरह से ही, या रिडक्शन इन द असेट होगा, क्योंकि अगर आप अपना चीजें को बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो ये दोनों ही चीजें हैं, सही है। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट। अब बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, आप बोरो कर रहे हो या डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे पैसा आ रहा है, यस, फर्स्ट के साथ ही रिलेटेड है, सेकंड स्टेटमेंट दिस इज राइट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप लोन दे के उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो तो फायदा हो रहा है, आपके लिए कोई लायबिलिटी तो नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, सो 1 and 2 करेक्ट है, सो डेफिनेटली ए इज द राइट आंसर हियर। सो इस तरह से अराउंड 19 क्वेश्चन जो है वो हमें इकोनॉमी में से आए हैं, और अभी साथ मेरे साथ परफॉर्म करते हुए आपको लग भी रहा होगा, मुझे लगता है बहुत ही ईजीएस्ट सेक्शन था, बिकॉज इकोनॉमी में कितना भी डिटेल में जाया जा सकता है, कोई भी आपके डिफिकल्टी लेवल क्रिएट किया जा सकता था, लेकिन इस बार इकोनॉमी कंपैरेटिवली इजी कैटेगरी में ही रखी जाएगी। और दिस इज ऑल फॉर दिस इकोनॉमी सेक्शन, और जल्दी आ रही हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ जिसमें डील करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।